एक नाम जिसे सुनते ही आपके दिमाग में आता है एक्शन, कॉमेडी और देशभक्ति से जुड़ी एक गारंटीड हिट फिल्म। मैं बात कर रहा हूं खिलाड़ी कुमार अक्षय की। अक्षय कुमार 2019 में इनकी 3 फिल्में आई थी जिन्होंने मिलकर 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया था। मिशन मंगल, केसरी और हाउसफुल 4 एक ही साल में। फिर 2022-23 में रक्षाबंधन आई, फ्लॉप हो गई। बच्चन पांडे फ्लॉप हो गई। राम सेतु फ्लॉप हो गई, एवरेज रही। सेल्फी डिजास्टर थी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ का तो पूछिए ही मत, शायद उनके करियर की सबसे बड़ी फेलियर साबित हुई। वो आदमी जो कभी बॉलीवुड की हिट मशीन कहलाता था, आज ट्रेड एनालिस्ट उसकी अगली फिल्म को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आते हैं। तो ये सब हुआ कैसे? और सबसे जरूरी सवाल, क्या अक्षय कुमार की वापसी पहले की तरह हो सकती है? चलिए आज इस सवाल का हम पूरा जवाब ईमानदारी के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो दौर जब अक्षय कुमार अजय हुआ करते थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था। ये दौर था 2007 से 2019 का। ये सबसे पावरफुल फेस था अक्षय का। इस दौरान उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ एक जॉनर के एक्टर नहीं है। नमस्ते लंदन में रोमांस किया, सिंग इज किंग में कॉमेडी की, स्पेशल 26 में थ्रिलर फिल्म थी ये, उसमें काम किया। एयरलिफ्ट में रियल लाइफ हीरोइज्म दिखाया, टॉयलेट एक प्रेम कथा में सोशल मैसेज दिया, केसरी में देशभक्ति दिखाई, मिशन मंगल में साइंस और प्राइड का फील कराया। हर बार कुछ नया, हर बार कुछ रेलेवेंट, और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी साबित हुई थी। वो अपनी फिल्म्स को ऑडियंस की पल्स के साथ अलाइन कर लेते थे। जब देश में पैट्रियोटिक सेंटिमेंट था, वो पैट्रियोटिक फिल्म्स लेकर आए। जब सोशल इश्यूज ट्रेंड हो रहे थे, तो वो उस तरह की फिल्में चुन रहे थे, इसमें सोशल मैसेज था। लेकिन ये फॉर्मूला कब तक चलता? और यहीं से शुरू हुई उनके डिक्लाइन की असली कहानी। जब अक्षय को ओवर एक्सपोजर का नुकसान मिलना शुरू हुआ, ज्यादा दिखना उनके लिए मुसीबत बन गया। अक्षय कुमार की सबसे बड़ी गलती, या शायद उनके प्रोड्यूसर्स की सबसे बड़ी गलती थी, उनका ओवर एक्सपोजर। साल 2022 की बात करें, उस एक साल में अक्षय कुमार की कितनी फिल्म्स आई? बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, राम सेतु, कठपुतली, 5 फिल्में एक साल में 5। ये कोई हीरो नहीं, एक ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक कोई छाप रहा है। जब आप किसी को हर 2 महीने में स्क्रीन पर देखते हैं तो उसका मैजिक खत्म होने लगता है। वो फिर स्पेशल नहीं रखता, उसकी फिल्म देखने की अर्जेंसी नहीं रहती। अमिताभ बच्चन के गोल्डन एरा में साल में 2 से 3 फिल्में आया करती थीं और हर फिल्म एक इवेंट हुआ करती थी। शाहरुख ने 2018 से 23 तक सिर्फ 2 फिल्में की, जीरो और उसके बाद सीधे पठान। जब पठान आई तो वो एक इवेंट बन गई। पीपल वर स्टार्व टू सी SRK, और उस हंगर ने 1000 करोड़ रुपए उन्हें कमा कर दिए। अक्षय कुमार ने उल्टा किया, जितना ज्यादा देखे उतना ही ऑडियंस उनसे बोर होती चली गई। लेकिन ओवर एक्सपोजर सिर्फ फिल्म रिलीज के नहीं थे, असल में ब्रांड एंडोर्समेंट भी वो लगातार बहुत सारे कर रहे थे। अक्षय कुमार ने पिछले कुछ सालों में इतने ब्रांड एंडोर्स किए हैं कि एक पॉइंट पर वो देश में सबसे ज्यादा ब्रांड डील्स करने वाले सेलिब्रिटी बन गए थे। गुटके का ब्रांड तक साइन कर लिया, पान मसाला, फेयरनेस क्रीम। गुटके के लिए तो उन्हें बाद में माफी मांगनी पड़ी। इनमें से कुछ एंडोर्समेंट को लेकर पब्लिक बैकलैश भी हुआ, और जब ऑडियंस को लगने लगा कि भाई ये आदमी सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी करेगा, तो फिर यही चीज उनकी इमेज को नुकसान करने लगी। इमेज और ब्रांड ट्रस्ट, ये किसी भी स्टार के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी की उनकी एक्टिंग। फिर हम बात करते हैं स्क्रिप्ट सिलेक्शन की भूल जो उन्होंने की। ये दूसरी बड़ी गलती थी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ को अगर हम लें, 250 करोड़ का बजट, टाइगर श्रॉफ के साथ साल की बिगेस्ट एक्शन फिल्म को ऐसे प्रमोट किया गया था कि पता नहीं क्या होने वाला है। रिजल्ट क्या निकला? 60 करोड़ के आसपास का टोटल कलेक्शन हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि फिल्म में कोई सोल नहीं थी। एक्शन था, स्टार्स थे, लेकिन कोई कहानी नहीं थी, कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं था। ऑडियंस को कोई रीजन नहीं मिला कि वो उस फिल्म को रुक कर देखें। सेल्फी की बात करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का रीमेक था। ओरिजिनल मलयालम फिल्म तो बहुत चार्मिंग बनी थी, लेकिन हिंदी रीमेक बड़ा फोर्स था, फ्लैट था और अननेसेसरी था। रक्षाबंधन एक इमोशनल सब्जेक्ट था, लेकिन एग्जीक्यूशन इतनी वीक रही और सर्टेन सीक्वेंसेस इतने क्रिंज थे कि ऑडियंस ने उसे रिजेक्ट कर दिया।
यहाँ एक पैटर्न दिखता है। अक्षय कुमार और उनकी टीम ने कुछ सालों में क्वांटिटी को क्वालिटी से ऊपर रख दिया। जितनी ज़्यादा फिल्में उतना ज़्यादा रेवेन्यू। ये लॉजिक शॉर्ट टर्म में तो काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऑडियंस का भरोसा तोड़ देता है। और अक्षय के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऑडियंस एक बार, दो बार, तीन बार एवरेज फिल्म को माफ़ कर देती है, लेकिन जब ये पैटर्न रिपीट होने लगे तो वो फिर अगली फिल्म के लिए एक्साइटेड नहीं होते। और अक्षय कुमार के साथ भी यही हुआ। फिर उनकी एक नेशनैलिटी वाली कंट्रोवर्सी रही है, उसका भी असर रहा। इस फैक्टर को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अक्षय कुमार की कैनेडियन सिटीजनशिप का मामला भी काफ़ी खबरों में छाया रहता था। वो एक्टर जो स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा पैट्रियोटिक फिल्म्स करते हैं, अक्षय कुमार, जैसे केसरी, गोल्ड, एयरलिफ्ट, बेल बॉटम, उनकी कैनेडियन सिटीजनशिप होना एक कॉन्ट्रडिक्शन था जिसे ऑडियंस ने काफ़ी नोटिस किया। सोशल मीडिया पर यह बात रिपीटेडली उठती रही। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, अगर आप इतने बड़े देशभक्त हैं तो कैनेडियन पासपोर्ट क्यों रखते हैं? अक्षय कुमार ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और 2023 में उन्होंने इंडियन पासपोर्ट ले भी लिया। लेकिन तब तक जो नुकसान होना था उनकी इमेज को, वो हो चुका था। पैट्रियोटिज्म उनकी यूएसपी थी। जब उस यूएसपी पर ही सवाल उठे तो उनकी पैट्रियोटिक फिल्म्स की क्रेडिबिलिटी भी कम हो गई। ये एक ऐसा फैक्टर था जो प्योरली इमेज रिलेटेड था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका असर रियल था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अक्षय कुमार वापस आ सकते हैं अपने उसी अंदाज में? क्या अक्षय कुमार को हम फिर से वैसे ही देख पाएंगे? तो देखिए, बिल्कुल देख पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन सिर्फ तभी हो सकता है जब वो कुछ चीज़ें फंडामेंटली बदल लें। पहली बात, फिल्म्स कम करें, साल में एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2। हर फिल्म को एक इवेंट बनाएं। दूसरी बात, स्क्रिप्ट को पहले रखें, अपने स्टारडम को सेकंड रखें। एक ऐसी स्क्रिप्ट चुनें जो जेन्युइनली पावरफुल हो, जिसमें एक रियल इमोशनल कोर हो जो ऑडियंस को जोड़ दे। तीसरी बात, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अक्षय कुमार ने एक फॉर्मूला अडॉप्ट किया था और उसी पर स्टिक रहे, चिपक कर रहे, लेकिन आज की ऑडियंस को सरप्राइज चाहिए, कुछ ऐसा जो उन्होंने अक्षय से एक्सपेक्ट ना किया हो। स्काई फोर्स में उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। ये एक पॉजिटिव साइन है। अक्षय कुमार में टैलेंट है ऑब्वियसली, तभी वो इतना लंबे समय तक चले हैं। चार्म है, स्क्रीन प्रेजेंस है, वो अभी भी एक कंप्लीट एक्टर हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ एक कोर्स करेक्शन की, और अगर वो ये कर पाए तो उनकी वापसी बिल्कुल पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि अक्षय कुमार की डिक्लाइन कोई ओवरनाइट नहीं हुई। ये ओवर एक्सपोजर का नतीजा थी, ये वीक स्क्रिप्ट का नतीजा थी, ये ब्रांड इमेज का जो उन्होंने ख्याल नहीं रखा उसका नतीजा थी, और कुछ फॉर्मूला जो उन्होंने निकाल लिया था हिट का, जो उन्हें लगता था उन्होंने निकाल लिया है, उस पर डिपेंड करने लगे, उसका नतीजा थी। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्या आपको लगता है कि अक्षय कुमार फिर से वहां पहुंच सकते हैं जहां वो थे, और कौन सी फिल्म आपको उनकी बेस्ट लगती है? अगर आप इस एनालिसिस को पसंद कर रहे हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें बताइए कि क्या आप आगे भी और इस तरह के एनालिसिस देखना चाहेंगे। हम जानना चाहते हैं कि आप और किस तरह के वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर पसंद करते हैं। अगर आपकी कोई भी शिकायत है या सुझाव है, या आप कुछ भी हमसे कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जाने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि अक्सर आप वीडियो को पसंद करते हैं और देख लेते हैं, और आपको लगता है कि वीडियो हमें पसंद था, हमने देख लिया और आपका काम हो गया। जी नहीं, आपका काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। अगर आप उस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, या चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोस बने, तो आपको YouTube एल्गोरिदम को ये बताना होगा कि आप इसके साथ इंगेज हुए हैं। और इंगेज होने का मतलब होता है वीडियो को देखना नहीं, बल्कि उसके नीचे कमेंट करना, या उसे किसी के साथ शेयर करना, या फिर उसे लाइक या डिसलाइक, आप जो भी करते हैं वो करना। वरना अगर आप सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं तो YouTube एल्गोरिदम को कोई मैसेज नहीं जाता कि आपके लिए ये वीडियो वाकई इंगेजिंग था या नहीं था। क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं इस तरह के वीडियोस पर, तो हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइए, और हमारे से ज़्यादा ज़रूरी है कि YouTube की एल्गोरिदम को ज़रूर बताइए। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।